वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि अभी तक हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं कि जो थ्री स्टेट्स होते हैं, थ्री स्टेट्स जो होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होते हैं with respect to interparticle space only. Interparticle space, interparticle space के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सॉलिड में इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे कम होता है, जबकि गैसियस में इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है। अब देखो, जो कभी अगर हम लोग सोचे कि एक कंटेनर में आइस रख देते हैं, तो कंटेनर में आइस रखने के बाद थोड़ा देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, वो लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगता है। तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। अगर हम लोग लिक्विड को हिट करें, अगर हिट करते हैं तो लिक्विड यानी कि वाटर धीरे धीरे वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चेंजिंग क्यों? आखिर स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजिंग क्यों होते हैं? व्हाई डज स्टेट्स ऑफ मैटर change? Why does state of matters change? क्यों चेंज करता है? मैटर के स्टेट चेंज क्यों करता है? बच्चों सॉलिड, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आइस को अगर रख देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग लिक्विड को हिट करते हैं तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो why does the state of matter change? क्यों चेंज होता है? ये इसलिए चेंज होता है, इसके चेंज होने की वजह से होता है। ड्यू टू a change in interparticle spaces and interparticles force of attraction, इनके चेंज करने की वजह से होता है। ये जो इंटरपार्टिकल स्पेस है और ये जो इंटरपार्टिकल फोर्स है, इसके चेंज होने की वजह से स्टेट बदलता है। जैसे कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिड का इंटरपार्टिकल स्पेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पहले से इंक्रीज करने लगता है। अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराना है तो आपको इंटरपार्टिकल स्पेस जो है वो थोड़ा इंक्रीज करना होगा। तो जैसे सॉलिड के इंटरपार्टिकल स्पेस जब है उसमें चेंजिंग आने लगती है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं, अगर इंटरपार्टिकल स्पेस को आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो लिक्विड से और ज्यादा स्पेस बढ़ेगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि गैस में इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है और सॉलिड में इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे कम होता है। तो अगर किसी स्टेट को, किसी मैटर के स्टेट को चेंज करना है तो इंटरपार्टिकल स्पेस में चेंजिंग आएगी। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि इंटरपार्टिकल स्पेस में चेंजिंग आएगा तो इंटरपार्टिकल फोर्स में भी चेंजिंग आएगा। जैसे कि इंटरपार्टिकल स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, कम होते जाएगा। और इंटरपार्टिकल स्पेस अगर कम होगा तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। सो इफ यू हैव टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर, यू हैव टू चेंज द इंटरपार्टिकल स्पेस। आपको इंटरपार्टिकल स्पेस जो है वो चेंज करना होगा। अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इंटरपार्टिकल स्पेस बढ़ाना होगा। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो इंटरपार्टिकल स्पेस और भी बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि अगर इंटरपार्टिकल स्पेस बढ़ता है मैटर में तो
इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो कमजोर होते जाता है, वो वीक होते जाता है। और यही वजह है कि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अगर सोचे कि क्या हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, फेज हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दो तरीके से। we can change the states of matter in two ways। हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर को चेंज करके, और दूसरा बाय चेंजिंग प्रेशर। दो तरीके से हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं बच्चों। फर्स्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर। टेम्परेचर में चेंज लाके, प्रेशर में चेंज लाके हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दूसरे फेज में बदल सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। आपने ये चीज गौर किया होगा बच्चों की आइस जब हीट होता है, जब पिघलता है, मेल्ट होता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब वाटर को बॉईल करते हैं तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड से गैसियस फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने पर वो कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर को बढ़ाने से वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर्स के फॉर्म में। अब देखिए, अब आइस जब मेल्ट होता है तो आइस जैसे जैसे अपने सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करता है तो वो मेल्ट होते जाता है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सो सिंपली अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो टेम्परेचर में चेंजिंग ला करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, किसी मैटर के फेज को बदल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि एक कंटेनर में बच्चों, ये हम लोग अभी देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ ए मैटर। टेम्परेचर का प्रभाव देखेंगे बच्चों, क्या है टेम्परेचर का प्रभाव किसी मैटर के स्टेट के ऊपर। सपोज कि कोई मैटर आइस ले लेते, तो आइस का पिघलना, तो आइस जो है, आइस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है और वो कैसे चेंज करता है, अपने स्टेट में चेंजिंग करता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। तो ये देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ ए मैटर। मान लीजिए कि एक कंटेनर लिया हमने, उस कंटेनर पे परफोरेटेड शीट लगा देते हैं उसके नीचे, और नीचे से हम लोग हीट देंगे। और इसे स्टैंड से जो है सेट कर लेते हैं बच्चों। इसमें कुछ आइस क्यूब्स ले लेते हैं, इस कंटेनर में जो है वो आइस क्यूब्स हम लोग ले लेते हैं, और एक इसमें हम लोग थर्मोमीटर लगाएंगे। आप जानते हैं कि हीट को जनरली मापने के लिए हम लोग थर्मोमीटर, मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो ये थर्मोमीटर ले लेते हैं, और थर्मोमीटर का जो किंग है, वो किंग जो है वो बिल्कुल भी आइस के टच में रहेगा। थर्मोमीटर का जो किंग है वो आइस के बीचों बीच रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब हम लोग हीट करना शुरू करेंगे, जब हम लोग इसे हिट करना शुरू करेंगे तो
एक स्टीरर होगा, ग्लास स्टीरर। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर में आइस के क्यूब्स लिए, कुछ पीसेस लिए आइस क्यूब्स के, और उस कंटेनर को हम लोग नीचे से हिट करेंगे और स्टैक के मदद से उसे सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे ही हीट देना शुरू करते हैं, ठीक उसी समय थर्मोमीटर का रीडिंग हम लोग ले लेंगे। तो थर्मोमीटर को फर्स्ट टाइम हम लोग रीड कर लेंगे कि कितना टेम्परेचर जो है वो दिखा रहा है। तो आप देखेंगे कि जब हम लोग हिट करना शुरू करते हैं नीचे से, तो पहले थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो हम लोग उसे रीड कर लेते हैं। फिर एक समय ऐसा होता है कि जैसे ही आइस पिघलना शुरू कर देता है, यानी कि आइस मेल्ट करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होता है, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ते हुए नहीं दिखाता है, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं कि सबसे पहले जब हम लोग आइस क्यूब्स को हिट करना शुरू किया, तो तुरंत उस समय टेम्परेचर को नोट कीजिए। तो आपको दिखाई देगा कि थर्मोमीटर में रीडिंग बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसे आप लोगों ने रीड कर लिया, नोट कर लिया। उसके बाद क्या देखते हैं कि जैसे ही आइस मेल्ट करना शुरू करता है, यानी कि पिघलना शुरू कर दिया, तो जब पिघलना शुरू कर दिया तो फिर हीट जो है वो थर्मोमीटर जो है वो रीडिंग में राइज नहीं दिखा रहा है, थर्मोमीटर का रीडिंग कांस्टेंट है, जबकि हीट हम लोगों ने कंटिन्यू दे रखा है। फिर आखिर वो हीट हुआ क्या? तो वो हीट बच्चों क्या हुआ, ये आप ध्यान रखिए कि वो हीट क्या हुआ। वो हीट आइस को लिक्विड में, यानी कि वाटर में कन्वर्ट करने में यूज हो गया। सबसे पहले जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो हम लोगों ने देखा, क्योंकि उस समय आइस मेल्ट करना शुरू नहीं किया था, लेकिन जैसे ही आइस मेल्ट करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, तो वो जो हीट आइस को मिल रहा था, आइस उससे एब्जॉर्ब किया, उससे यूटिलाइज करता है फॉर द कन्वर्सन इन इट्स स्टेट, इसके स्टेट के कन्वर्सन में यूज कर रहा है। यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, आइस से वाटर में कन्वर्ट होने में उस हीट एनर्जी का यूज हो रहा है। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे भी ब्रेक डाउन होके थोड़ा सा वीक होना चाहिए। तो यही एनर्जी यूज हो जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ाने के लिए, ताकि वो आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और ये थर्मोमीटर तब तक कांस्टेंट रीडिंग दिखाएगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस जो है वो वाटर ना बन जाए। एक बार जब पूरा आइस वाटर बन जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है टोटली आइस, तो फिर वो धीरे धीरे फिर से मीटर जो है वो रीडिंग दिखाने लगता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। तो ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि जब आइस को हिट किया जाता है, तो जब आइस पिघलना शुरू कर देता है, मेल्ट करना शुरू कर देता है, तो टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर में वो राइज नहीं करते हुए दिखाता है। क्यों? आखिर वो टेम्परेचर कहां गया? जबकि हम लोग हिट करते ही जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जब आइस मेल्ट करना शुरू कर देता है, तो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द आइस एंड इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। इसके सॉलिड स्टेट से इसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में वो हीट जो है वो यूज कर लिया जाता है। इसलिए उस समय टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता है जब तक कि टोटल आइस टोटली वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। ये रीजनिंग में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये जो हीट एब्सॉर्ब किया गया आइस के द्वारा, हम लोग उसे लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं। तो
ये जो हीट एब्जॉर्ब हुआ बच्चों वो क्या था, लेटेंट हीट था। अब बात ये आती है कि जब कोई सॉलिड को अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में जितना हीट एनर्जी की जरूरत होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है ये हम बता देते हैं आपको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन देख लीजिए आप। The amount of energy in the form of heat, the amount of energy required to convert 1 kg of a solid into its liquid state at its melting point, at its melting point without rise in temperature and under atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। दिस इज known as latent heat of fusion। देखो बच्चों, the amount of energy required to convert 1 kg of a solid into its liquid state at its melting point without rise in temperature and under atmospheric pressure is known as latent heat of fusion। कहने का मतलब ये है कि the amount of heat energy required, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी की जरूरत है 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में और इसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर में बिना टेम्परेचर को राइज किए जितने हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही उस सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। जैसे कि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 335 किलो जूल पर केजी। ये आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस क्या है बच्चों 335 किलो जूल पर केजी। इसका मतलब कि आइस 1 केजी आइस को इसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की जरूरत है 335 किलो जूल एनर्जी की जरूरत है। आप देख सकते हैं पर केजी, दैट मींस प्रत्येक 1 केजी आइस को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए 335 किलो जूल पर केजी एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वेरी सिंपल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब 1 केजी ऑफ सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होती है, हीट एनर्जी की मात्रा की जरूरत होती है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट राइजिंग टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उस हीट एनर्जी के अमाउंट को उस सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम लोग देखेंगे ठीक इसी तरीके से अगर आप लिक्विड को क्या करते हैं कूल,
अगर आप लिक्विड को बच्चों कूल कर दें, तो जरा आप सोचिए कि लिक्विड को जब कूल करते हैं तो लिक्विड में हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है उसमें होता है, और सॉलिड के कंपेयर में वीक इंटर पार्टिकल फोर्स होता है। तो अगर लिक्विड को हम लोग कूल करेंगे तो इसका जो पार्टिकल्स है, लिक्विड के पार्टिकल्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज होगी। जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि जब किसी मैटर को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब उसे कूल किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती है। तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी जब इसे हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। अगर हम लोग लगातार कूल करते ही रहे बाय लोअरिंग द टेम्परेचर को लो करते हुए अगर हम लोग कंटिन्यूअस उसे कूल करते रहे, तो काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ये क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ये इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल कम होने लगेगा, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी कम हो जाएगा। यानी कि बच्चों ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? सॉलिड में। सॉलिड में तो यही होता है कि इंटर पार्टिकल स्पेस कम होते जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होते जाता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होते जाएगा एंड फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, और फाइनली वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। यही चीज वाटर के साथ होता है बच्चों। जब वाटर को हम लोग कूल करते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटते जाती है। अगर हम लोग लगातार कूल करते रहते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर को कम करते हुए ठंडा करते ही जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कम होते जाती है और इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो भी बिल्कुल घटते ही जाता है, और इस तरीके से लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइनली सॉलिड में। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग इसे फ्रीजिंग कहते हैं। तो आप ये जान करके थोड़ा सा आश्चर्य होगा आपको कि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का जो होता है वो सेम होता है जो कि लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आइस का जो लिक्विड फॉर्म है यानी कि वाटर, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू करता है, फ्रीज करना शुरू करता है, और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना भी शुरू करता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग सेम होता है जो कि उस सॉलिड का जो लिक्विड स्टेट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है। दैट इज, ये देखिए आइस सॉलिड है तो इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो वाटर। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलना शुरू कर देता है। तो आइस का लिक्विड फॉर्म यानी वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करना शुरू कर देता है, जमना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो दोनों फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी एंड सॉलिड फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं वाटर, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज सेम एज दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट मींस द लिक्विड स्टेट ऑफ आइस। ये सारे केसेस में नहीं होते हैं बट कुछ केसेस में ऐसे देखे गए, स्पेशली इन केस ऑफ वाटर। अब हम लोग आएंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर।
स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों की जनरली टेम्परेचर मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज थर्मोमीटर, इन विच मरकरी इज यूज, जिसमें मरकरी यूज किया जाता है। तो टेम्परेचर को मापने का जो यूनिट है, जो स्केल्स है, वो हम लोग देख लें। जनरली हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही बताया जाता है, जबकि टेम्परेचर के स्केल्स 3 स्केल्स होते हैं। एक स्केल होता है आपका सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक होता है आपका केल्विन स्केल। There are 3 scales of temperature: Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. So there are 3 scales for measuring temperature. Temperature को measure करने के 3 scales हैं, एक सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा केल्विन स्केल। इन तीनों स्केल्स पर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमनली हम लोग देखें तो सेल्सियस स्केल है, बट the SI unit of temperature is Kelvin. Kelvin is the SI unit for temperature. SI unit of temperature क्या है? Kelvin है। Kelvin is the SI unit of temperature। हालांकि इन तीनों स्केल्स पर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और तीनों में आपस में जो है वो संबंध है, और वो कैसे तीनों एक दूसरे से संबंधित है वो दिखा देता हूं मैं आपको। C/5 is equal to F minus 32/9 is equal to K minus 273/5। ये रिलेशन है बच्चों तीनों स्केल्स of temperature। C/5 is equal to F minus 32/9 is equal to K minus 273/5। ये तीनों में आपस में रिलेशन है। आप कन्वर्ट किसी को भी, आपको कोई भी एक टेम्परेचर दिया जाएगा एक स्केल में, आप उसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। सपोज कि यू हैव गिवन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मान लीजिए कि आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया गया, और आपसे बोला जाए कि कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में तो आप जान गए, मगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस के बराबर है, ये कैसे पता करेंगे? तो ये हम लोग रिलेशन से पता कर लेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ये जो तीनों में आपस में संबंध है। तो कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल, आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आपको बताना है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस हो। वेरी सिंपल है बच्चों, आप ध्यान दें, आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, आपसे सेल्सियस पूछा जा रहा है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इन दोनों का रिलेशन एक साथ लेते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये रहा, ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट। चूंकि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में निकालना है, तो रिलेशन इन दोनों के बीच का लेना होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सो हम लोग लेते हैं C/5 इज इक्वल टू F minus 32/9। अब हम लोग क्या करेंगे? C मतलब हमें सेल्सियस में निकालना है, तो ये तो C निकालना ही है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। C/5 इज इक्वल टू F का वैल्यू रखते हैं। ये देखिए F आपको दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो F के जगह यानी कि कितना फ़ारेनहाइट है? 32। तो आप यहाँ 32 रख सकते हैं, माइनस ये रहा आपका 32/9। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से C/5 को उतार देते हैं। C/5 इज इक्वल टू
32 में से 32 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0/9। सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, या फिर अगर ऐसे भी देखें तो ये तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/9 का वैल्यू क्या होगा 0। 0/9 का वैल्यू 0 आएगा। सो अगर आप कुछ भी करें तो यहाँ c का वैल्यू क्या आएगा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, c का वैल्यू क्या आएगा 0, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। पता चल गया कि इन दोनों के बीच 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वैल्यू इक्वल है। अगर आप केल्विन में देखना चाहते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के बराबर होता है, ओके, तो आप वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन, ये आपको कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितने के बराबर होता है। तो आप देखिए, आपको सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन लेना होगा, क्योंकि आपको सेल्सियस दिया हुआ है और केल्विन निकालना है। तो आपको ये c/5 और ये केल्विन वाला रिलेशन ये है, ये दोनों एक साथ लेना होगा। सो c/5 इज इक्वल टू k माइनस 273/5। जो दिया है और जो निकालना है उसी का रिलेशन लेते हैं। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस दिया है और निकालना है केल्विन में, तो हम लोग सेल्सियस और केल्विन के रिलेशन को लेंगे। ठीक है बच्चों, तो c/5 इज इक्वल टू k माइनस 273/5। अब देखते हैं c का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, कितना डिग्री सेल्सियस है 0, देन 0/5 इज इक्वल टू k माइनस 273/5। सो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू k माइनस 273/5। तो ये 5 तो बच्चों इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर फिर से 0 हो जाएगा, और इधर आपका ये 1 पूरा k माइनस 273 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होता है। तो यहाँ हो गया आपका 0, 0 into 5 0 हो गया, और ये 1 को k माइनस 273 से करेंगे तो उतना ही रहेगा k माइनस 273। अब इस माइनस 273 को इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 273 इज इक्वल टू k। यहीं पर रख देते हैं, इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं इक्वल के। सो k इज इक्वल टू 273, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। इस तरीके से आप कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको कोई भी एक स्केल पर दिया हो और दूसरा और तीसरा स्केल पूछे तो आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो दिया है वो और जो निकालना है वो, उन दोनों का रिलेशन स्थापित करेंगे, उन दोनों के रिलेशन को एक साथ लेकर चलेंगे तो फाइनली निकल जाएगा। ओके।